नमस्कार, न्यूज 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त दोपहर के 1 बज चुके हैं और 1 बजे वक्त तो चलता है बड़ी खबरों का जो इस वक्त तक घटी हैं और जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और चर्चाओं में रहेगी। सबसे पहले आज हम न्यूज 8 में शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से, यानी बाबा साहेब पर बवाल नजर आ रहा है। आपको बता दें, संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने जब बयान दिया उसके बाद विपक्ष अब गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग तक भी कर चुका है। बाबा साहेब यानी संविधान पर जो चर्चा 2 दिन के अंदर राज्यसभा में हुई, उससे पहले लोकसभा के अंदर हुई थी और उसको लेकर अब ये ऐसी ही जो बातें हैं, ये जो चर्चाएं हैं वो आगे बढ़ती गई और अब बवाल जो है वो बाबा साहेब पर हो रहा है। अब जरा बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमित शाह के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष हमलावर हो चुका है और सीधे सीधे खड़गे ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने बयान दिया था और खड़गे ने कहा है कि क्या अंबेडकर का नाम लेना भी अपराध हो गया है, क्योंकि संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बार बार आप अंबेडकर 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 कर रहे हैं, बार बार आप इसका नाम ले रहे हैं, इसकी जगह भगवान का नाम भी ले सकते हैं। ये वही बाबा साहेब अंबेडकर हैं, ये वही बी.आर. अंबेडकर हैं जिन्होंने हमें हमारे संविधान को बनाया है और हमारे संविधान को जिन्होंने लिखा है उसके अध्यक्ष भी बाबा साहेब अंबेडकर थे। इन्होंने ही हमारे संविधान को प्रारूप दिया है और इन्हीं के लिखे हुए और बताए हुए रास्ते पर अभी पूरा देश भी चलता है। लेकिन संविधान पर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर कोई ना कोई हमला करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल जब संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे थे तो उस समय गृह मंत्री अमित शाह ने ये विपक्ष पर इस तरह से बात कही और उसके बाद अब विपक्ष की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने यह साफ कर दिया है कि अब गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और देखिए, एक बार फिर से यही तस्वीर निकल कर आ रही है। कांग्रेस जो भी मुद्दा हो, सदन के बाहर हंगामा करना है, प्रदर्शन करना है, खास तौर पर उस मुद्दे को लेकर जो मुद्दा जुड़ा हुआ हो। बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीरें लेकर कांग्रेस ने संसद के बाहर ये प्रदर्शन किया है। उनके फोटोज दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि ये अपमान है, बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 18वां दिन है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आंबेडकर के अपमान को लेकर जमकर हंगामा हुआ है और संसद परिसर के बाहर की तस्वीरें, प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल है। से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से। तो आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद देखिए कांग्रेस लगातार आक्रोश में नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ साथ उनके सहयोगी दल भी उनके समर्थन में हैं और बाबा साहेब आंबेडकर के साथ जो बयान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया था उसको लेकर यहां पर लगातार विपक्ष की तरफ से हमला देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर क्या संविधान का अब ये वक्त आ चुका है कि इस तरह से बयानबाजी होगी और इस पर लड़ाई होगी। देखिए, बयान पर बवाल हो चुका है। संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री का बयान सामने आया था। जब संविधान पर चर्चा राज्यसभा में हो रही थी उस समय यह बयान आया था। अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया, जो बयान हमने थोड़ा सा दिखाया भी। कांग्रेस जितनी बार अंबेडकर का नाम लेती है उतनी बार अगर वो भगवान का नाम लेगी तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। ये बड़ी बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर। अंबेडकर पर बयान को लेकर संसद में हंगामा काटा गया है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और कांग्रेस ने जय भीम के नारे भी लगाए, वहां पर जय भीम के नारे लगाए और अपना विरोध जताया। बयान के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने संसद के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। हर बार की तरह हर मुद्दे को लेकर वो संसद के बाहर प्रदर्शन करते हैं और आज भी इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। बाबा साहेब अंबेडकर की एक तस्वीर सबके हाथों में लिए हुए प्रियंका गांधी, कांग्रेस सांसद, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। राहुल गांधी उनके बगल में हैं और विपक्षी दल भी वहां पर हैं। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं,
सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है, क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं, तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को दो बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं। और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ढोंग कर रही है। ये बहुत विराट शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देते। चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बाबा साहेब पर जो बवाल हुआ है, अब जरा अंबेडकर मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी अपना पोस्ट किया है। देखिए, ये बड़ा पोस्ट है, एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने ये कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है अंबेडकर की विरासत को मिटाने का ये बिठाने की चाल है। मोदी ने कहा है कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया, उसे छिपा नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपने पोस्ट के जरिए कहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, देश में इस वक्त क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल है, और क्यों चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। देश की राजनीतिक पार्टियां
सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मुफाद के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने आप को संरक्षण करने के लिए ये बयानबाजी एक दूसरे पर हो रही है और अपनी पॉलिटिकल जो दिशा है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है? यह डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के कारण है कि हम जो कुछ भी हैं, हमारी सरकार ने पिछले दशक में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। किसी भी क्षेत्र को लीजिए, चाहे वह 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, SC ST अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और भी बहुत कुछ है। इनमें से प्रत्येक ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उज्ज्वल कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल, बाबा साहेब पर बवाल नजर आ रहा है। सवाल यह उठ रहा है हर नागरिक के जहन में, हर देशवासी के जहन में कि आखिर कब तक राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसी तरह से राजनीति करती रहेंगी, आम लोगों के मुद्दे कब उठेंगे? यह बड़ा सवाल है। उज्ज्वल, आप सुन पा रहे हैं उज्ज्वल? जी बिल्कुल ठीक शीतल, आपने देखिए बहुत अच्छा सवाल जो है वो पूछा है कि आखिर कब आम जनता के मुद्दे जो हैं वो सदन के अंदर उठेंगे। क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। और तो शीतल, समझने वाली बात है कि 18 दिनों में देखे कि कामकाज कितना हुआ है संसद का। ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दल है उस पर खड़ा करता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देखिए जो दोनों ही है कहीं ना कहीं संसद चलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर ये कह के नहीं झाड़ सकते कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे, सामने वाला जो है वो कर्तव्य नहीं निभा रहा है। दोनों का ही जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है कि जो उनके क्षेत्र के मुद्दे हैं वो सदन में जाकर उठाया जाए, जो उनको समस्याएं आ रही है वो समस्या का निवारण संसद के अंदर हो। लेकिन हमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। हमें हमेशा क्या होता हुआ दिखाई देता है कि एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी होती हुई दिखाई देती है। अगर आप कल देखेंगे तो कल जो है राज्यसभा में संविधान दिवस के ऊपर जो है वो चर्चा और थी। गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं धारा 370 की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है वो धारा 370 के खिलाफ थे। उसके बाद जो है उन्होंने मंत्रिमंडल से जो है वो इस्तीफा भी दे दिया था। फिर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की। इसके बाद उन्होंने जो अम्बेडकर वाला बयान है जो लगातार अब जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या अमित शाह का जो ये बयान है, इस बयान को कवर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट करना पड़ा। उन्होंने खुद इस पर सफाई दी है। बिल्कुल ठीक। देखिए अगर आप ये बयान देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल पकड़ता हुआ तो जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जैसे ही संसद का शीतकालीन के सत्र का 18वां दिन था, उससे ठीक पहले संसद के गेट के बाहर परिसर में ही जो तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद थे उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कल एक्स पर जो है वो पोस्ट भी किया था। तो ये मामला जिस तरीके से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कहीं ना कहीं जो है उन्होंने इस पर सफाई दी है और सीधा कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा उठता है शीतल, जो आपने अभी पूछा था कि आखिर ये जो आपसी छींटाकशी है ये कब तक जारी रहेगी और आम जनता के मुद्दे कब जो है वो सुलझे जाएंगे। क्योंकि शीतल देखिए जो है संसद को चलाने में प्रति मिनट का अगर आप खर्चा देखेंगे तो वो कई करोड़ में आता है। और ये कई जो पैसे हैं वो कहां से आते हैं? ये आपके हमारे और जो आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे हैं उससे संसद चलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को उम्मीद होती है कि उनके क्षेत्र के मुद्दे आखिर कब उठाए जाएंगे। एक बड़ा सवाल ये खड़ा उठता है। लेकिन आज भी हमें ये देखने को मिला, जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है मुश्किल से 2 या 3 मिनट चलती है। अर्जुन राम मेघवाल आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रही है कि एक विपक्ष का कैसे ट्रीट किया जाता है? जब भी आते हैं कोई मुद्दा उठाकर उस पर हंगामा हो जाता है। क्यों आखिर विपक्ष भी अपना सहयोग नहीं कर पा रही है सरकार के साथ में? बिल्कुल ठीक शीतल, देखिए यही लगातार हम जो है वो बातचीत कर रहे हैं। ये चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक दूसरे के ऊपर जो है वो छींटाकशी से कुछ नहीं होगा। होगा जब दोनों जो चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो एक साथ आएंगे और जो संसद को चलने देंगे। क्योंकि देखिए जैसा कि हम सुबह भी बातचीत कर रहे थे तो सुबह मैंने बताया कि कांग्रेस के सांसदों से खुद मेरी बातचीत होती रहती है, उनका मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम जो है वो अपना सवाल उठाएंगे, हम पूछेंगे, हमें जनता ने भेजा है। सरकार का काम होता है कि सरकार सदन को चलने दे।
सरकार जो है वो सदन को नहीं चलने देती है, हम अपने सवाल करते हैं जिस वजह से सरकार कहती है कि हंगामा हो रहा है, उसके बाद सदन को जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन फिर मैं उनसे ये पूछता हूँ, जो कांग्रेस के सांसद हैं उनसे मैंने कई बार ये पूछा कि आप लोग जो है वो सदन के अंदर हंगामा क्यों करते हैं, जिस तरीके से शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, वहां पर आप अपनी बातें क्यों नहीं रोकना उठाते चाहूंगा हैं? उज्जवल तो ये आपको, मैं लौटूंगा आपके पास, आप फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर संसद भवन परिसर में बड़ी बैठक जारी है। एक और बड़ी जानकारी, पीएम मोदी से अमित शाह मिले ही, प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे राहुल खड़गे भी वहां पर पहुंचे। अम्बेडकर मुद्दे पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर कांग्रेस को घेरा है। और देखिए, संसद भवन परिसर में इस वक्त बड़ी बैठक जारी है, क्योंकि लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, राजनीति की जा रही है। और पीएम मोदी से मिलने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंचे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण है कि हम जो कुछ भी हैं, हमारी सरकार ने पिछले दशक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। किसी भी क्षेत्र को लीजिए, चाहे वह 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, SC/ST अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, पीएम स्वास्थ्य आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और भी बहुत कुछ हो, इनमें से प्रत्येक ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया हुआ है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ परिस्थिति तंत्र सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वे गंभीर रूप से गलत हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक सरकार जो है वो इस तरह से कर रही है, और यानी वाली पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। ये कांग्रेस पर निशाना है, सीधे कांग्रेस पर निशाना है। ये वंशवाद पार्टी है, ये एक वंश की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, और उन्होंने पिछले 60 सालों में ही संविधान पर बहुत सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं जख्म दिए हैं। अब जरा बढ़ेंगे आगे और कुछ आपको बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगातार इस वक्त देश की हालत, देश की सियासत चरम पर है। देश में सियासत चल रही है, शीतकालीन सत्र पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन वो शीतकालीन सत्र जो है उसमें कोई भी कंक्लूजन अभी तक निकल कर नहीं आया है। अब जरा आपको दिखाते हैं, ये देखिए, कांग्रेस का हल्ला हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पूरे देश के अंदर देशव्यापी प्रदर्शन करने का कांग्रेस ने बीड़ा उठाया था, फैसला किया था, लेकिन कांग्रेस फिलहाल उत्तर प्रदेश में इसमें सफल हुई है, लेकिन देश के बाकी राज्यों में कोई भी इस तरह का आक्रोश नजर नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर कांग्रेस करना क्या चाह रही है, कांग्रेस अब आगे का क्या प्लान है, क्या रणनीति है। आपको बता दें, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा के, और वो भी उनके लिए बहुत यहाँ पर चुनौती है। विधानसभा का घेराव इस वक्त कांग्रेस कर रही है, यूपी विधानसभा का जहां पर सत्र भी चल रहा है। विधानसभा के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूपी विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने यह विरोध प्रदर्शन किया है और आज सत्र भी चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने फैसला लिया कि यूपी विधानसभा का घेराव किया जाए। इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी उन्होंने आज कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने का ये एक प्लान बनाया था, एक रणनीति बनाई है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में बिखरती हुई नजर आई थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो जहां पर मात्र 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, उसके बाद हरियाणा में जीत की कगार से हार तक कांग्रेस पहुंची और मात्र 36 से 37 सीटें वहां पर हासिल की, और उसके बाद महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सेटबैक जो कांग्रेस के लिए सामने आया। 90 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 16 सीटों पर जीत हुई। उसके बाद कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई। अपने सहयोगी दलों ने ही कांग्रेस को किनारा करने की कोशिश की, और उसके बाद अब कांग्रेस सदन और सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है। अपना खोया हुआ जनाधार 2014 के बाद एक एक कर उन्होंने राज्य भी खोए, केंद्र भी खोया और राज्य भी खोए, और अब मात्र देश के अंदर 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस इस वक्त अपने बलबूते पर सरकार चला रही है। लेकिन बाकी जगह कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अब चाहती है कि अपने जनाधार को मजबूत किया जाए, जनसंपर्क को मजबूत किया जाए, और आज से ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में डटने का एक इशारा भी यहां पर दिया गया है। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधे जरा गौरव से
इस पर अपडेट लूंगा, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त हल्ला बोल कर रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बाहर ये घेराव किया है। गौरव, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बाहर ये घेराव कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जरा बताइएगा क्या मायने हैं इस प्रदर्शन के, और क्या यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो पिछड़ती हुई नजर आई थी पिछले कुछ दिनों में, अपने सहयोगी दल उन्हें किनारा करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या वो एक आवाज कांग्रेस अब उठाना चाहती है कि नहीं, हम अडानी के मुद्दे पर नहीं बल्कि बाकी मुद्दों पर भी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए आज शक्ति प्रदर्शन था कांग्रेस का और बड़ी मात्रा में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद थे। तमाम तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को कल देर रात ही नोटिस जारी कर दी थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री भी हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज कांग्रेस का ओपी श्रीवास्तव जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, आज किस तरीके से सर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है, हल्ला बोल था आप सब विधानसभा कांग्रेस का प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन था। विधानसभा घेराव के लिए हम लोगों की योजना है। अभी हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचेंगे ऐसा उम्मीद दिख रही है। सड़कों पर कील बिछा दी गई है, बैरिकेटिंग में बड़े बड़े बल्लम गाड़ दिए गए हैं। इस लोकतंत्र में जनता अपनी आवाज सरकार के कानों में कैसे डालेगी? लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अधिकार पब्लिक का होता है, जनता का होता है, विरोधी दलों का होता है। यदि सरकार सो रही है तो उसको जगाने का क्या उपाय है? यही तो उपाय है कि हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को जगाना चाहते हैं। इनकी अन्यायपूर्ण अत्याचारपूर्ण नीतियों के खिलाफ उसके विरोध में हम सब लोग विधानसभा घेरना चाहते हैं और किसी तरीके से सरकार के कान पर जू न रेंगे हैं। किसी तरीके से सरकार को उनकी सही बातों को जानकारी में न आया है, जाए सड़कों पर कील बिछा दी गई, बड़े बड़े बल्लम गाड़ करके बैरिकेटिंग कर दी गई है। ये अलोकतांत्रिक रवैया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती है, इसलिए ये सारे कार्यक्रम इन लोगों ने कर रखे हैं कि कांग्रेस की पार्टी। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए, अंग्रेजों से इस देश को की गुलामी को खत्म करने के लिए पता नहीं कितने लाल न्यौछावर हुए। मंत्री जी, इतनी जटिल व्यवस्था की कल देर रात में तमाम कांग्रेस के नेताओं के घर पुलिस भेज दी गई, जो होटल में रुके थे उनको भी छावनी में तब्दील कर दिया गया और आज भी इतनी बैरिकेड पे ऊपर भाले नुमा भी चीजें लगाई गई हैं, जैसा पर बिछाया गया है। कीलें सड़क पर बिछाई गई हैं चटाई के रूप में, और जो बल्लम गाड़े गए हैं वो तो बैरिकेटिंग में गाड़े गए हैं। सड़कों पर कील बिछा दी गई है। तमाम कार्यकर्ताओं के पैर चोटिल हो गए, खून निकल रहा है उनके पैरों से। अगर उसमें वो चोट खा गए तो सबके पैरों से खून निकल रहा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी मंत्री जी? लगातार विधानसभा के अंदर विधानमंडल दल की नेता भी आवाज उठा रही हैं। इसी तरीके से हम इस भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों का, इनके गलत सिद्धांतों का हम लोग विरोध करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश से सफाया नहीं कर देंगे। तब तक हम सब लोग इसी तरीके के आंदोलनों के माध्यम से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सब लोग अपना विरोध प्रकट करते रहेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे, सरकार के अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। इस अहंकारी सरकार के को जगाने का काम करेंगे। अहंकार किसी दिन का बहुत दिन तक नहीं चलता है। ठीक है, तो साफ तौर पे देखिए कांग्रेस का आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन, पूर्व मंत्री थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आप एक बार दिखा भी सकता हूं, मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि वो एक बार जूम करके दिखाएं किस तरीके से प्रदर्शन में सबसे आगे की तरफ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, उनके साथ साथ महासचिव के साथ साथ कांग्रेस के और भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो सभी प्रदर्शन के लिए आज जा रहे थे, मगर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर विधानसभा तो पहुंचने ही नहीं दिया बल्कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक लिया है। युवा हैं, महिला कार्यकर्ताएं हैं, तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनका आज ये शक्ति प्रदर्शन था जो कि विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल यहीं रोक लिए गए। क्या कह रहे हैं? आज बड़ा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। मीडिया को कहने में कोई संकोच नहीं है। सैकड़ों घटनाएं नित्य हो रही उत्तर प्रदेश में, समाचार पत्र चैनल नहीं छापते उसको, और आज स्थिति उत्तर प्रदेश की है। कल मुख्यमंत्री हाउस में कह रहे थे कि बड़े गौरव के साथ कि हमने लाखों नौजवानों को उत्तर प्रदेश के लिए इजराइल भेजा नौकरी के लिए। अरे शर्म करिए मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश रोजगार नहीं है। आप यहाँ नहीं दे सकते हैं। कोई 2 साल का बच्चा छोड़ करके 6 महीने का बच्चा छोड़कर नौजवान इजराइल जा रहा है, जहाँ लड़ाई चल रही है, जान हथेली पर लेके जा रहा है। आप कहते हो रोजगार देते हैं, 2 करोड़ रोजगार की वादा किया, 15 लाख जेब में डालने की बात किया, ब्लैक मनी लाने की बात किया,
कितने जुमले किया। आज 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं दे करके गुलाम बनाना चाहते हैं कि ये गुलाम बने, आवाज न उठाए। तो आज आप इस बात समझ लीजिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो आजादी के आंदोलन में बलिदान दिया है हमारे पुरखों ने, आज हम बलिदान देने को तैयार हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, महंगाई के विरोध में। देखिए, साफ तौर पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और मैं एक बार फिर से कहूंगा जूम करके दिखाएं आगे की तरफ। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ साथ तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शीतल, क्या आगे की रणनीति रहेगी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में? और भी लोग हैं कांग्रेस के ही, हम बात करते हैं उनसे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। आगे की रणनीति यही है कि यहाँ योगी सरकार को उठा करके फेंकना है, क्योंकि योगी सरकार पूरे प्रदेश में फ्लॉप है, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, न कि शिक्षा की, रोजगार की लड़ाई लड़े। किसानों को साथ तो बहुत बड़ा छलावा है सरकार, मोदी सरकार ने किया है, जो कि 50 किलो की यूरिया 40 किलो करके दे रही है। ये अब कितनी शर्म की बात है। 90% इस देश में किसान रहते हैं और किसानों को किस तरह से ठगा जा रहा है। और माननीय मोदी जी 80 करोड़ जनता को भिखारी समझ रहे हैं, जिसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब बताइए इस देश का इतिहास कहाँ गिना जाएगा कि भिखमंगे की कटोरे में लेकर के मेरा देश खड़ा है। शर्म आनी चाहिए और कहते हैं कि मैं सब कुछ दे दूंगा इस देश को सिर्फ। तमाम मुद्दे हैं शीतल, कोई हाथरस की रेप पीड़िता को न्याय दिलाने का, बिजली के निजीकरण का, यूरिया का, और तमाम मामले। मैं प्रयास करूंगा आगे की तरफ जाकर के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय या कांग्रेस के महासचिव से बातचीत करने का, चूंकि ये प्रदर्शन बड़ा भव्य है और भव्य प्रदर्शन के साथ मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि वो आगे की तरफ जाएं और एक बार हम प्रयास करेंगे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से बातचीत करने का कि किस तरीके से इस प्रदर्शन का आगे का क्या रुख होगा। चूंकि फिलहाल तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है तो शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। गौरव पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ लखनऊ से, जिन्होंने ये तस्वीरें दिखाई हैं और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हिरासत में लेते हुए पुलिस के कर्मचारी आप देख रहे हैं, वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई लोगों को नजरबंद किया गया है क्योंकि कांग्रेस ने ये प्रदर्शन का फैसला लिया है और कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सामने बना हुआ है। जुल्मी सरकार है, अन्यायी सरकार है, बिल्कुल ये जुल्मी सरकार है, अन्यायी सरकार, अत्याचारी सरकार है और इस सरकार के खिलाफ हम सड़कों पर संघर्ष के लिए तैयार हैं। लाठी चलेगी, गोली चलेगी, लेकिन इस सरकार का मुकाबला करेंगे। किसान, नौजवान, गांव गरीब के मुद्दों को लेकर हम संघर्ष के लिए आज निकले हुए हैं और निरंतर संघर्ष करेंगे। मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप लोग देखिए, संभल और बहराइच की घटना में ये सरकार दोषी है। इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर इस सरकार ने हिंसा कराई है। ये सरकार पूरी तरह समाप्त होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। दूसरी बात, किसानों को फसलों का सही दाम मिले, गन्ने का दाम 450 रुपए कुंटल मिले और खासकर जो लाइन आर्डर फेल है, लाइन आर्डर की व्यवस्था सुव्यवस्थित। आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन है कई मुद्दों को लेकर, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में विधानसभा घेरने की तैयारी थी कांग्रेस नेताओं की। आप देखिए, तमाम भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। तमाम जो कांग्रेसी प्रदर्शन करा रहे हैं उनको इसी बस में उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तमाम विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत भी करने के लिए डीसीपी मध्य रवीना त्यागी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, धारा 163 लगा है, तो किस तरह की पाबंदियां हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जो शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानमंडल का, उसमें तमाम जो हमारे माननीय
जो विधायकगण हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, जनप्रतिनिधिगण आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों में ही कोई खलल ना पड़े, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जैसे कि आपने बताया 163 बीएनएसएस की धारा के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है और विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके अनुपालन के लिए हमने व्यापक प्रबंध किए हैं और इसमें आरएएफ की टुकड़ियों के साथ साथ पीएसी का बल भी लगाया गया है और सभी को इस संबंध में 163 धारा के संबंध में अवगत भी कराया जा चुका है और नोटिस के माध्यम से भी उनको सूचना दी जा चुकी है कि इसका उल्लंघन ना हो। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी मध्य रवीना त्यागी जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि 163 धारा के लग जाने से जो पाबंदियां हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर लागू कर दी गई हैं। कैमरामैन अनिल के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। चलो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चले, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप बात करेंगे किसान आंदोलन पर घमासान। जी हां, किसान आंदोलन पर लगातार देश के अंदर घमासान जारी है। शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, हजारों की संख्या में वहां पर किसान हैं और कई सारे किसान संगठन वहां पर सरकार से बातचीत की गुहार में इंतजार में हैं और एक किसान प्रमुख तो काफी दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। तो मैं आज यही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किसान आंदोलन पर ये जो घमासान देश के अंदर चल रहा है ये कब तक चलेगा, कब इस किसान आंदोलन की चिंगारी को बुझाया जाएगा और कौन बुझाएगा, इसके बुझाने का सोर्स और स्रोत सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है और किसानों की भी ये रट है कि केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ही हम अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। देखिए बड़ी खबर, पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज देखने को मिल रहा है और 48 जगहों पर ट्रैक पर किसान धरना दे रहे हैं, अलग अलग ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन पर सियासी घमासान मचा हुआ है पूरे देश के अंदर। किसान आंदोलन पर इस वक्त सबकी नजरें बनी हुई हैं। 10 महीने से ज्यादा वक्त किसानों को हो चुका है। एमएसपी एक प्रमुख मांग है किसानों की। उसके अलावा पिछले आंदोलन में जो किसान जिन पर मुकदमे लगे थे उनको वापस लिया जाए और भी बहुत सारी चीजें हैं किसानों के पास। लेकिन क्या ये जायज मांगे हैं? क्या किसान अपनी सारी मांगे जिसमें लगभग 12 से 13 मांगे हैं, क्या वो सारी जायज हैं और केंद्र सरकार को मानना चाहिए, या फिर केंद्र सरकार को एक कदम आकर यानी फ्रंट फुट पर आकर कहीं ना कहीं हल्के बल्ले से खेलना चाहिए और किसानों की बातचीत करनी चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उनसे आपस में कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए किसान के जो प्रमुख नेता हैं। तो किसान यही चाहते हैं कि हमें किसी और से बातचीत नहीं करनी, हमें तो सिर्फ केंद्र सरकार से बात करनी है ताकि हमारे मसले हल हो जाएं। बड़ा सवाल है कि आखिर ये आंदोलन इसी तरह से लंबा कब तक चलेगा? सरकार की तरफ से लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जो है वो राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, किसान राजनीति कर रहे हैं और इसके पीछे कांग्रेस है। बड़ी बात, लोगों ने बीजेपी की तरफ से ये बयान आए हैं, बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करवा रही है। बीच में हरियाणा भी है क्योंकि हरियाणा के अंदर ही ये आंदोलन है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, और हरियाणा सरकार ने भी ये साफ कर दिया था कि किसानों को जाना चाहिए पंजाब के अंदर, वहां पे आंदोलन करना चाहिए क्योंकि हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी देने का दावा किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कबूला है कि हम किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। लेकिन किसानों का जब से 3 कृषि कानून केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए थे, वो 3 कृषि कानून के बाद एक लंबा आंदोलन चला। राकेश टिकैत उसमें उभरकर सामने आए और उसके बाद सरकार को मजबूरन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद किसान फिर भी एमएसपी पर अड़े हुए हैं। एमएसपी है और भी कई मुद्दे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है और केंद्र सरकार इनको फिलहाल बातचीत के लिए बिल्कुल प्रस्ताव नहीं दे रही है। इनको इंतजार है कि केंद्र सरकार हमें बातचीत के लिए जरूर बुलाएगी, इस पर बात होगी, इस पर मंथन होगा और कुछ चीजों पर, हालांकि पहले भी किसानों के साथ हुआ है लेकिन कोई भी वहां पर बात बनते हुए नजर नहीं आई है। तो आपने देखा किसान आंदोलन पर घमासान पूरे देश में, किसानों पर सियासत लगातार चल रही है। लेकिन अब आपको जरा बताएंगे, क्रिकेट की दुनिया से भी खबर आपको बताएंगे। देखिए, इससे पहले किसान इस समय पूरे देश के अंदर और देश के साथ साथ खास तौर पर शंभू बॉर्डर, दिल्ली शंभू बॉर्डर हो या फिर पंजाब में भी आज कहीं ना कहीं कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और ये थोड़ी देर में देखने को मिलेगा, जिससे कई सारी चीजें प्रभावित होंगी, कई चीजों पर प्रभाव होगा। अब देखिए, शुक्रिया अश्विन, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लेजेंड ने क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया है।
यानी क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया, क्रिकेट से लेजेंड कह सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि शुक्रिया अश्विन, जो इन्होंने अपना योगदान क्रिकेट में दिया है। एक लंबा करियर है अश्विन का, रविचंद्रन अश्विन का, जिन्होंने फिलहाल क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है तीनों फॉर्मेट से। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके साथ बता दें, गाबा टेस्ट के दौरान यह ऐलान किया है। गाबा टेस्ट के दौरान अभी गाबा टेस्ट चल रहा है, 287 मैच में 765 विकेट उन्होंने लिए हैं। देखिए, बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है अश्विन के नाम पे, और भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने में दूसरे नंबर पर उनका नाम आता है, और पहले नंबर पर अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं। ये गाबा टेस्ट के दौरान में उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया। रोहित शर्मा के साथ बैठकर, कप्तान के साथ बैठकर बाजाब्ता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, और शुक्रिया उन्होंने बीसीसीआई किया, आईसीसी का किया, और साथ साथ अपने सहयोगी क्रिकेटरों का किया, जिनके साथ उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। खासतौर पर रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और भारत के साथ साथ उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी खेला। उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा के साथ जो उनकी जोड़ी जमती थी, वो फिरकी में कई सारे लोगों को फंसाते हुए नजर आते थे। साहिल किरनी हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं सीधे साहिल किरनी के पास जो है वो जाने की कोशिश करूंगा। साहिल, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर हम कह सकते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश के लिए, हमारे देश की क्रिकेट के लिए, ना सिर्फ गेंदबाजी में साहिल, बल्कि बल्लेबाजी में भी। तो कैसे देख रहे हैं, आज उन्होंने संन्यास ले लिया है? बिल्कुल, आज संन्यास ले लिया रविचंद्रन अश्विन ने, और ये बहुत ही सही समय था उनके लिए। शायद अभी कुछ और टेस्ट भी खेल सकते थे, पर ऐसा रहा कि मुझे लगता है कि ये सही समय था, क्योंकि बीजीटी चल रही थी। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, 2013 में जब बीजीटी थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब थी, तो तब मैन ऑफ द सीरीज जो थे वो रविचंद्रन अश्विन रहे थे। तो काफी बेहतर प्रदर्शन उनका रहा है ओवरऑल। अगर बात की जाए 2010 में उन्होंने इंडियन टीम का हिस्सा बने थे, पर जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तभी इंडियन टीम का हिस्सा थे अश्विन। पर यह था कि सिर्फ प्लेइंग 11 में एक क्वार्टर फाइनल खेला था और एक मैच और खेला था, उसके अलावा वो मैच कोई नहीं खेल पाए थे। पर उसके बाद लगातार उनकी बेहतर परफॉर्मेंस रही। और कुकाबुरे की बॉल कही जाए, जो कि श्रीलंका में आमतौर पर इस्तेमाल होती है, ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होती है, न्यूजीलैंड में इस्तेमाल होती है, और ड्यूक बॉल इंग्लैंड में इस्तेमाल होती है, और इंडिया में एसजी बॉल इस्तेमाल होती है, जिसको एसजी बॉल का वो बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। पर उसके साथ जब कुकाबुरे की बात आती थी, हमारा कोई भी स्पिनर, चाहे अनिल कुंबले क्यों ना हो, वो भी इतना बेहतर प्रदर्शन उसे नहीं कर पाते थे। पर वो एक बदलाव जो था वो अश्विन ने लाया श्रीलंका दौरे के दौरान, और 2013 में ये दौरा था, और बेहतरीन प्रदर्शन जो था वो उसमें उन्होंने किया था। और उसके बाद ड्यूक बॉल से वो इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमने देखा बहुत बार। पर वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, अपनी बॉलिंग से अपना दमखम दिखाया। न्यूजीलैंड में भी बेहतर प्रदर्शन किया। अब सही मायने में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि गेंदबाजी के साथ ऐसी बॉल इनमें काफी फर्क आता है, और बहुत मुश्किल होता है इस बॉल से स्पिन करना, खासतौर ड्यूक और कुकाबरे से। पर वो चीज जो थी वो अश्विन ने करके दिखाई थी। और जहां तक बात आती है उनकी विकेट्स लेने की, तो वो उनके नाम एक रिकॉर्ड और है। आपने बहुत से रिकॉर्ड उनके गिना है, एक रिकॉर्ड उनके नाम और है जो कि 268 विकेट का है। 268 बारी उन्होंने लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आउट किया है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और रविचंद्रन अश्विन भारत की तरफ से एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं राहुल द्रविड़ के बाद, जिनको आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला, और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी एक ही साल के दौरान जो है वो मिला। और इस तरह के बहुत से रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। और जो 5 विकेट्स का जो हॉल है वो 37 टाइम्स, 37 बारी रविचंद्रन अश्विन, और उनकी बराबरी के साथ कौन खड़े हैं? दुनिया के माने हुए दिवंगत, लेकिन साहिल देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां उनके नाम पर हैं। साहिल, आप सुन पा रहे हैं, बहुत सारी। साथ साथ जो उनसे ऊपर है वो मुठाई मुरलीधरन, ठीक है। मुरलीधरन 67 बार जो है 5 विकेट्स उन्होंने ली हैं। मतलब कि दूसरे नंबर पे अश्विन आते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन अश्विन का रहा है इंडियन टीम के लिए, और इस सफर काफी अच्छा रहा। 14 साल का ये सफर अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेला है, और बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे भी दिया है। उसके साथ साथ मैं जब बात करता हूं राजस्थान रॉयल्स की, वो उसमें अब खेलते हुए नजर आते हैं। साहिल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा एक सवाल रहेगा, ना सिर्फ गेंदबाजी में वो एक अच्छे गेंदबाज बनकर भारत के लिए सामने आए हैं, बल्कि बहुत बार बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की है, और कई मौकों पर भारतीय टीम को उन्होंने उभारने का काम भी किया है, कोशिश की है अपने बल्लेबाजी के दम पर, और शतक भी कई सारे लगा चुके हैं वो टेस्ट क्रिकेट में।
बिल्कुल, शतक, जहां तक शतक है, उनके 6 सेंचुरीज हैं टेस्ट मैच के अंदर, तो वो एक बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने इस टेस्ट में किया ही किया है और बैटिंग से बहुत स्कोर भी किया है उन्होंने। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा, इयान बॉथम के बाद वो ही ऐसे एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 बार ऐसा किया है। कैसा किया है? सेंचुरी भी की है और 5 विकेट्स भी ली हैं। वो दूसरे खिलाड़ी हैं ऐसे। पहले इयान बॉथम है, इयान बॉथम ने 6 बार ऐसा किया है, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन है जिन्होंने ये 4 बार ऐसा किया है और ये बहुत बेहतरीन। और लास्ट टाइम जब किया था उन्होंने वो बांग्लादेश के खिलाफ किया था, शायद आपको याद होगा, हाल ही में सीरीज थी, बांग्लादेश का टूर था इंडिया का और इंडिया बांग्लादेश मैच था और इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो जो ओपनिंग ऑर्डर था वो फ्लॉप हो चुका था और वहां पे आके अश्विन और जडेजा ने एक बेहतरीन पार्टनरशिप की थी और रोहित शर्मा ने अच्छा खेला था। उसके बाद वो एक अच्छा स्कोर जो खड़ा कर पाए थे, रोहित शर्मा ने नहीं किया था, जडेजा और अश्विन इन दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप की थी और एक अच्छा स्कोर जो था वो खड़ा किया था बांग्लादेश के लिए। और जब बॉलिंग आई तो तब अश्विन ने 6 विकेट्स लिए थे और 88 स्कोर दिया था। आपका साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी। अश्विन ने फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया है। हालांकि अभी वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि अश्विन ने अपना बहुत ज्यादा सहयोग भारतीय टीम को दिया है। फिलहाल न्यूज 8 1 में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।